सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब इस चैप्टर के नाम से पहले थोड़ा इसको जानते हैं। देखो, सॉलिड्स का मतलब क्या होता है। सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसका अपना ही डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम और इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो रहते हैं, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इस चैप्टर में एक टर्म पढ़नी विच इज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की शेप या साइज में चेंज आ जाना जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। देखो, डिफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, और एक होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन अपनी टेम्पररी चेंज होती है क्योंकि उस पर जब अपन फोर्स हटा लेते हैं तो वो डिफॉर्मेशन वापस रीगेन हो जाती है, सही हो जाती है, मतलब फोर्स हटाएंगे तो। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में परमानेंट चेंज हो जाता है, उस पर फोर्स हटाने पे ठीक नहीं होती वो। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, इसी पे बेस्ड दो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की। पहली प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की होती है, जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं पहले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की या किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच जब उस पर से एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाए तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिगेन कर लेती है जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं। प्लास्टिसिटी इसका अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस प्रॉपर्टी के मतलब जो मटेरियल के पास जब भी प्रॉपर्टी होती है तो वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप एंड साइज है उसको रिगेन नहीं कर पाता। जब उस पर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा दे तो उस पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है और वो एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर सही नहीं होता। ये होती है प्लास्टिसिटी, ठीक है जी, ये होती है प्लास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है वो सेम एस वो प्रेशर की जैसे होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, है ना। ml-1t-2 इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेस को ना अपन कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने पे जो उस पर एक तरह का एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है पर यूनिट एरिया या ये उसके क्रॉस सेक्शन पे, मतलब पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है फोर्स लगाने पर, उसी को स्ट्रेस कहते हैं, है ना। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, जहां पे फोर्स का मतलब होता है जो अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा लो या टेंजेंशियल लगा लो टू द सरफेस। तो देखो, एक तो नॉर्मल फोर्स अपन लगाएंगे यानी परपेंडिकुलर, या तो टेंजेंशियल है ना जो अपना ऐसा वाला होता है एकदम हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। एक तो अपन ऐसा हॉरिजॉन्टल लगाते हैं ना, वो टेंजेंशियल होता है, और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर रहता है तो वो एफ से अपने डिनोट करा, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स लगाने पे जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है वो होता है अपना स्ट्रेस, है ना। फोर्स लगाने पे जो रीस्टोरिंग फोर्स वो अपना स्ट्रेस होता है। फोर्स लगाया, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसका ना तो कोई यूनिट होता है ना तो कोई डायमेंशन, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई, ठीक है। जब कोई डिफॉर्मिंग, इसका मतलब होता है जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स अपने लगाया किसी बॉडी पे तो उसमें कुछ चेंज भी तो आएगा क्योंकि फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स है उसकी शेप एंड साइज में कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि भाई डिफॉर्मिंग है ना, अपने पढ़ा शेप एंड साइज में चेंज आ जाना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसकी जो अंडरगोज अ चेंज इन लेंथ, या तो लेंथ में चेंज आ सकता है, शेप में या वॉल्यूम में। तो वही रेशियो ऑफ जो चेंज आया अपॉन जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी या ओरिजिनल डायमेंशन था ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। या बोल लो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, है ना, वही लिखा हुआ है ना। डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ, कुछ भी मतलब कहने का मतलब लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम, ऐसे और तरह के स्ट्रेन अपन पढ़ेंगे। इसके टाइप्स में आपको और बताता हूँ, है ना, किस किस तरह के स्ट्रेन हो सकता है। एक टर्म समझ लो, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जब अपन ने ब्रेकिंग फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स है ना जिससे मतलब हमको देखने को मिल जाए स्ट्रेस, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस जब कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जब अपन ने लगाया तो पर यूनिट एरिया, तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस करते हैं अपन। स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन एक होता है, एक तो होता है टेंजेंशियल, एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, वही हॉरिजॉन्टल वाला टेंजेंशियल फोर्स जो इस तरह अपन फोर्स लगा दे तो उस पर चेंज हो जाएगा, इस तरह फोर्स अपना टेंजेंशियल होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होता है? जब इसमें नॉर्मल स्ट्रेस के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। पहला पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ये तब बॉडी में जनरेट होता है जब बॉडी में अकर करता है, जब अपन फोर्स जो अपन ने लगाया है वो प्रोड्यूस उससे इलोंगेशन, मतलब वो क्या हो जाए, बॉडी व्हेन परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड। तो ये वो वाला स्ट्रेस है, जब हमने जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तब जनरेट हुआ, ये वो वाला स्ट्रेस है। तो इससे क्या होता है, इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है। देखो, हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, जैसे मान लो ये दीवार से एक ये रॉड सी लटक रही है, अपन ने इस पे ऐसा नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसमें डेल्टा एल अमाउंट ऑफ लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, एल लेंथ इसकी पहले थी तो डेल्टा एल लेंथ इसकी प्लस हो गई, है ना।
इससे इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होता है ना, लेंथ बढ़ती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, ये भी परपेंडिकुलर ही काम करता है, लेकिन इससे कंप्रेशन जनरेट होता है बॉडी में। इसमें मैंने जैसे उसमें सीधा नीचे के डायरेक्शन में लगा तो लेंथ बढ़ गई, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा कि लेंथ माइनस कर दी डेल्टा एल अमाउंट की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, उस समय पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ना। अब अगला बढ़ते हैं विच इज हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल लो या बल्क स्ट्रेस बोल लो, ये जब बॉडी में डेवलप होता है किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे, जब उसको अपन हाई प्रेशर लिक्विड के अंदर प्लेस करते हैं। देखो जैसे मान लो स्फेरिकल बॉडी, इसका वी वॉल्यूम पहले हुआ करता था, तो उस पर अब लिक्विड में जैसे डालोगे इसमें तो उसमें प्रेशर फोर्स इसमें हर जगह से लगने लगेगा, है ना। तो इसमें फिर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इसका घट जाएगा यहाँ पे, तो वी माइनस डेल्टा वी। तो इस सिनेरियो में जो स्ट्रेस होता है वो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये 3 तरह के अपन ने स्ट्रेस पढ़ लिए, ठीक है। अब वैसे ही स्ट्रेन की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और होता है एक शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी दैट इज इन्वॉल्व चेंज इन लेंथ, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। शेयरिंग स्ट्रेन में अपन ने पढ़ा यहाँ पे शेप में चेंज आएगा, है ना। अब तीनों को डीप में पढ़ते हैं। देखो अपन ने पढ़ा था स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कन्फिग्रेशन अपन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो मान लो लेंथ में चेंज आ रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो चेंज आया ऊपर डेल एल अमाउंट का, ओरिजिनल क्या था, एल अमाउंट ऑफ लेंथ थी, तो ऊपर जो चेंज आया और नीचे ओरिजिनल वाली। तो यहाँ पे लेंथ के केस में था तो डेल एल अपॉन एल, या तो ऐसे लेंथ बढ़ सकती है डेल्टा एल अमाउंट की, है ना। यहाँ पे जैसे डेल्टा एल अमाउंट की लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, तो दोनों केसेस में ये वाला स्ट्रेन अपन कह सकते हैं, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। ये वाले केस में ऐसा स्ट्रेन आता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इसमें डेल्टा वी अपॉन वी लिखा जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे अपन ने पानी हाई प्रेशर लिक्विड में बॉडी को डाला तो डेल्टा वी अमाउंट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कम हो गया, तो चेंज क्या है, डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी था। शेयरिंग स्ट्रेन मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, जैसे मैंने इस क्यूब पे लगाया तो क्यूब आगे देखो, नीचे मान लो लेट कर लो फिक्स है, ये क्यूब जुड़ा हुआ है, वहां से नहीं हिलेगा वो, तो आगे की डायरेक्शन में कुछ एंगल पे ये आगे झुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसा बढ़ जाएगा, आगे के डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा, है ना। फोर्स ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे, है ना, अपना शेयरिंग वाला स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट होगा, है ना। चेंज यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन शेप होता है। देखो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब यहाँ पे शेप किस तरह चेंज हो रहा है उससे अपन एक रेशियो बनाते हैं। मान लो शेप में लेंथ के हिसाब से चेंज आ गया, लेट कर लो, मैंने इस पे फोर्स लगाया और उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसमें डेल्टा एल अमाउंट ऑफ लेंथ उसकी चेंज हो गई, है ना। तो ये आगे झुक गया तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना के वो आगे झुक जाएगा तो डेल्टा एल अमाउंट ऑफ लेंथ उसमें चेंज आएगा, तो ऊपर डेल्टा एल लिखा जाएगा। और ओरिजिनल क्या हुआ करता था उसका, एल अमाउंट तो पूरी लेंथ होती थी, और डेल्टा एल का चेंज आया, उसमें डेल्टा एल आगे झुक गया वो, है ना, उतना चेंज आया। और ये नियरली tan थीटा के बराबर होता है, विच इज मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ थीटा एंगल भी बना होगा, तो उस थीटा का अगर अपन tan ले लें और वो tan उसके ही बराबर होता है, इस रेशियो के बराबर होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, विच इज नियरली इक्वल टू थीटा। यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह डीप में कुछ नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी, ड्यू टू रेपिटेशन। आगे बढ़ते हैं, विच इज हुक्स लॉ, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहा है उन्होंने। तो जब तक इलास्टिक रेंज होती है ना, तब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। अगर इलास्टिक रेंज ना हो तो ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो इलास्टिक विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जब तक इलास्टिसिटी होती है तब तक ये लॉ फॉलो होता है। तो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना ज्यादा स्ट्रेन जनरेट होता है। दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या जितना कम स्ट्रेस उतना कम स्ट्रेन, वो सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की केसेस लगते हैं वहां पे। प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने के कांस्टेंट यहाँ पे अगर मान लो लगा दिया, तो यहाँ पे के क्या हो सकता है, के हो सकता है अपना एनी मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के की जगह अपन बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। और के का यहां से फॉर्मूला निकालो आप, के का अगर आप यहां से फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको मिलेगा के, यहाँ पे लगाया था के हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम स्ट्रेन था, तो के अलग रखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अपना के आ जाएगा। और के यहाँ पे के की कुछ खासियत होती है, के जितना ज्यादा होता है उतना ही सख्त अपना या उतना हार्ड अपना मटेरियल होता है, और उतना ही ज्यादा मटेरियल इलास्टिक होता है। और जितना के कम होता है उतना सॉफ्ट होता है मटेरियल, उतना ही इलास्टिक भी वो कम होता है। तो के पे डिपेंडेंसी रहती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। इसको के तो अपना यहाँ पे अपन को पता नहीं है अभी क्या है, तो इसलिए अभी के लिए अपन ने के लिखा है, आगे अपन डीपली इनको स्टडी करेंगे। तीनों टाइप्स के होते हैं ये मॉड्यूलस, वो अपन पढ़ते हैं। चलो, तो ये था अपना पूरा हुक्स लॉ, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा था कि जितना ज्यादा की होगा उतना सख्त होगा और उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक होगा, और जितना कम होगी के की वैल्यू तो सॉफ्ट होगा और इलास्टिक कम होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब वही टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलाई, तो अपन इलास्टिक मॉड्यूलस पढ़े, मैंने मतलब के पढ़ा तो के भी वो जो रहता है वो उसके 3 टाइप्स रहते हैं।
एक तो होता है अपना इलास्टिक, मतलब एक तो होता है यंग्स मॉड्यूलस, एक होता है शियर मॉड्यूलस, एक होता है बल्क मॉड्यूलस। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलाई पढ़ते हैं। पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस, जिसको वाई या ई से डिनोट करते हैं, जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे के की वैल्यू थी ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो वो जनरल फॉर्म, एक तरह समझ लो एक जनरल फॉर्म था। अब उसमें टाइप्स होते हैं, वो जनरल फॉर्म हो गया है ना। अब अपन उसका बेसिकली जो रियल में होते हैं जो 3 तरह के मॉड्यूलस वो पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वाई, यानी यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो ऊपर आ जाएगा फोर्स बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल मैंने क्या पढ़ा है, डेल एल अपॉन एल, क्योंकि चेंज इन लेंथ आता है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूँ जी मैं, ठीक है। तो ऊपर एल है जो एफ एल बाय ए डेल्टा एल अपना फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मतलब मेरी बात मानिए बहुत जगह यूज होगा इस चैप्टर के साथ, लगभग बहुत ही क्वेश्चंस में यंग्स मॉड्यूलस का एफ एल बाय ए डेल्टा एल वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे आप एफ एल बाय ए डेल्टा एल आपने ये तो लिख दिया, एफ एल बाई ए डेल्टा एल एक फॉर्मूला आपने ये लिख दिया है ना। अब क्या करो, यहाँ से एफ का फॉर्मूला बना लो, डेल्टा एल का, ये सारे फॉर्मूले अलग अलग यूज होंगे हर जगह पे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब इसकी यूनिट जो होती है वो सेम एज स्ट्रेस होती है, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्योंकि देखो नीचे मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूँ, नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट या डायमेंशनलेस होता है स्ट्रेन, तो सिर्फ स्ट्रेस का बचा ना ऊपर, तो स्ट्रेस तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यहाँ पे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के पास यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा होती है, जब भी उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वो अपनी, है ना, तो अपनी उसको रिगेन जल्दी कर लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं उन वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं, है ना। तो वो बात है, लार्ज फोर्स मतलब जब भी अपने को मेटल्स को लार्ज फोर्स देना पड़ता है छोटा सा उनमें इलांगेशन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है, मतलब उनके पास मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, मतलब खुद को रिगेन करने की, मतलब उनको हम लोग को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है ना। ये हो गया अपना पूरा यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा है अपना शियर मॉड्यूलस, जिसको अपन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, विच इज उसको जी से या ईटा से डिनोट करते हैं। इसका भी वही, क्योंकि नीचे तो सब में स्ट्रेन है, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, तो सबका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल यूनिट होती है। जी और एन या कुछ भी कह लो, अपन उसको लिख सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। जैसे वहां पे वाई में अपन लॉन्गिट्यूडनल कह रहे थे, उल्टा यहाँ पे ईटा में या जी में अपन शियरिंग कहेंगे। शियरिंग वाला मैंने जो अपना शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन होगा। जी और ईटा को लिख सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस यानी फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन को नियरली अपने थीटा के इक्वल भी कह सकते हैं। तो थीटा को आप ट्रांसफर करोगे तो एफ बाय ए थीटा अपना आ जाएगा फॉर्मूला। अब तीसरा रहता है अपना बल्क मॉड्यूलस, जिसको अपन ये के नहीं है, इसको कापा कहते हैं ना, स्टाइलिश के है एक तरह से, इसको अपन कापा कहते हैं या तो अपना, और उसको बी से भी डिनोट करते हैं, इसको अपन बी से भी डिनोट करते हैं कि इसको बल्क मॉड्यूलस को। अब देखो इसका होता है के, और इसको बी को अपन लिख सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन जो अपना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, ये भी है हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा पी, माइनस ऑफ डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी अपना डिनोट, सिर्फ डेल्टा पी को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, नीचे डेल्टा वी अपॉन वी, है ना, और ये वी को ऊपर ले जाओ माइनस का डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा, है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, तो वही अपना माइनस साइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना। स्ट्रेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो वो अपना माइनस साइन डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब है ना, यहाँ पे एक चीज जो लिखी, जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है ना, उसको अपन रेडियन में मेजर करते हैं ना। जब भी अपन इसको थीटा लिखा तो शेयरिंग स्ट्रेन को अपन थीटा करके भी लिख सकते हैं, जब भी उसको कहा जाता है उसको रेडियन में, क्योंकि अपना एंगल रेडियन में मेजर होता है ना। तो वही बात है ना, ये बात है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अपन बात करते हैं, है ना। तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ध्यान समझना। एक्स एक्सिस में मैंने स्ट्रेन को दिखाया और वाई एक्सिस में मैंने स्ट्रेस को दिखाया है ना। अब ध्यान से देखना, ओ से स्टार्ट करा मैंने ग्राफ, है ना, ओ से ए तक ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। उसका मतलब क्या, मतलब ओ से ए में अपनी इलास्टिक रेंज रहती है। इलास्टिक रेंज यानी वहां पे ऑब्जेक्ट अपना वापस रिगेन कर सकता है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को, वापस वो रिगेन कर सकता है। और बी पे अपना यील्ड पॉइंट होता है, बी पे यील्ड पॉइंट होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन था, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस था। ओ से मैंने ग्राफ स्टार्ट करा, ओ से ए तक अपनी इलास्टिक रेंज होती है। इलास्टिक रेंज का मेरा मतलब है कि वहां से अपना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओ से ए तक रहता है, जब इसको इलास्टिक रेंज कहा जाता है। और जैसे ही मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ तक ए तक अपनी प्रोपोर्शनल लिमिट रहती है, O to A, है ना, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब हुक्स लॉ का पालन होता है यहाँ तक, जब इसको कहा जाता है अपनी इलास्टिक रेंज। अब जैसे ही ए के बाद जाओगे बी आता है, बी होता है अपना यील्ड पॉइंट रहता है ना।
है ना। फिर सी क्या आ जाता है, सी अपना रहता है, अपना सी पॉइंट आ जाता है फिर उसके बाद, और सी पे क्या हो जाता है, एक परमानेंट सेट डेवलप हो जाता है। मतलब इतना अपन ने अगर फोर्स लगा ही दिया है तो वो जो स्ट्रेस वहां तक फिर यहाँ तक अपना क्या पहुंच जाता है, मतलब ऐसा समझो किसी भी चीज पे अपन बहुत ज्यादा फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, फिर उसका अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी करके ग्राफ बना रहे हैं। तो अपन ने इस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, फिर एक सी पॉइंट तो मतलब बी पॉइंट तो ईल्ड पॉइंट आ जाएगा, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसमें वो बॉडी हल्की से हार मारने चालू कर देगी, उसमें एक परमानेंट सेट हमको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो डिफॉर्मेशन आना थोड़ा चालू हो जाएगा उसमें। तो जैसे सी पॉइंट के बाद फिर अपना डी पॉइंट तक पहुंचे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे तो अपन ने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, यानी लगभग बॉडी हार मान चुकी है अपनी। उसके बाद ई पॉइंट पे अपना फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी बॉडी टूटने लग जाएगी, है ना। मतलब इसमें है ना ये सारे पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। इसका मतलब ये ग्राफ हमको ये समझाता है कि किसी भी चीज पे अपन फोर्स लगाते जाते हैं तो उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या क्या चीज आती है। पहले इलास्टिक लिमिट रहती है, फिर ए से बी तक फिर हुक्स लॉ पालन होना बंद हो जाता है। ए से ए मतलब सॉरी है ना, ओ से ए तक फॉलो होता है, हाँ फिर ए से बी फॉलो नहीं होता, ओ से ए तक ही बस फॉलो होता है अपना, है ना, इतना याद रखना है। ओ से अपना हुक्स लॉ फॉलो होता है, फिर नहीं होता, फिर अपना ये सारी चीजें होती है वहां पे, है ना। फिर ई पे आके वो फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, बी पे यील्ड पॉइंट, सी पे एक परमानेंट सेट देखने को मिलता है, डी पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये सारी छोटी छोटी यहाँ पे चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे हो गया रबर वगैरह, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना। एक छोटे से यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं फॉर दूसरे सब्सटेंसेस, उनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसे होता है। ऐसे ब्रिटल मटेरियल कुछ हो गए, ब्रिटल का मतलब होता है टूटना। कुछ ब्रिटल मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, है ना, इनकी स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है। प्लास्टिक रेंज स्मॉल होना है मतलब ये खुद को रिगेन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी प्लास्टिक रेंज मतलब स्मॉल होती है और ये जल्दी टूट जाते हैं। स्मॉल प्लास्टिक रेंज का होना मतलब ये जल्दी टूट जाते हैं। और डक्टाइल मटेरियल जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनकी प्लास्टिक रेंज ज्यादा होती है, मतलब ये क्या करते हैं, टूटते जल्दी नहीं है ना। और इलास्टोमर्स जैसे रबर हो गया, तो इनके लिए ब्रिटल मटेरियल जो ग्लास, कास्ट आयरन जैसे मटेरियल्स के लिए ऐसा देखने को मिलता है ग्राफ, फिर डक्टाइल वालों के लिए ऐसा देखने को मिलता है, और अपने इलास्टोमर्स के लिए ये ग्राफ है। इनके रिस्पेक्टिव ग्राफ्स ये हैं, है ना। और थोड़ा मैं आपको बल्क मॉड्यूलस का और थोड़ा डीप में जाके बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे ना आप सोचो कि मैंने पी क्यों लिखा है, यहाँ पे पी क्या बता रहा है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होगा, कोई तरह का स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और हाइड्रोलिक मतलब रिलेटेड टू वॉल्यूम वाला स्ट्रेस, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस को ही हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस। किसको क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेस है तो मैं इसको और थोड़ा आपको लिख के दिखाता हूं। स्ट्रेस के ऊपर तो फोर्स बाय एरिया लिखा जाएगा और नीचे डेल वी बाय वी एज इट इज लिखो आप इसको, है ना। और यहाँ पे माइनस साइन आता है, और यहाँ पे फोर्स बाय एरिया को ही आपने डेल्टा पी कहा है, मतलब आपने फोर्स बाय एरिया को यहाँ पे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर, क्योंकि फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है और प्रेशर को आपने मतलब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर करके लिख दिया। मतलब फोर्स बाय एरिया प्रेशर होगा तो उसको चेंज इन प्रेशर करके कह दिया, है ना। और यहाँ पे उसमें माइनस साइन आता है। अब आपने क्या करा, एफ बाई ए की जगह डेल्टा पी लिख दिया और नीचे माइनस का डेल्टा वी बाय वी। तो अब इसको क्या, मैंने अपने माइनस को ऊपर लिख दिया क्योंकि वैसे भी डिनोमिनेटर में तो कभी माइनस रहता नहीं है। ये एक न्यूमरेटर की टर्म है, डिनोमिनेटर में कोई माइनस नहीं लिखते, ऊपर आ जाता है, माइनस ऊपर आ गया। अब वी को ऊपर ले गए, माइनस का पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बता रहे कि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, यही अपने नेगेटिव साइन बता रहा है। तो बस आप नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा, है ना। बस इतनी सी चीज है। बाकी हाँ, मेरे को ये बताना था आपको, मैंने पी वगैरह यहाँ पे क्यों लिखा है। तो फोर्स बाय एरिया, आप बोलोगे ना स्ट्रेस है तो वहां पे फोर्स बाय एरिया आना चाहिए, तो उसी को ही अपने डेल्टा भी करके लिखा है। बाकी मैंने आपको ये ग्राफ वगैरह और वो सब बता दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बस अपन आखिरी पेज पे आ चुके हैं, आखिरी पेज पे, विच इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को न्यू से या सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। जो वायर, जैसे अपन ने कोई वायर ले ली तो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा पॉइजन रेशियो, ठीक है। ये एक प्योर नंबर होता है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होती है, ये कोई ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है, एक नंबर निकल के आएगा और वो नंबर एक प्योर नंबर होता है जिसका कोई भी, देखो कॉन्स्टेंट्स या नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। न्यू या सिग्मा का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको अपन माइनस में लेते हैं। और लेटरल स्ट्रेन है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप माइनस का डेल्टा डी बाई डी। इसको अपन वायर के लिए लिख रहे हैं जनरली, तो वायर का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो माइनस का डेल्टा डी बाई डी लिखेंगे, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिन, इसकी जो डेल्टा एल बाय एल होगी, यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया होगा। लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाला स्ट्रेन, तो माइनस का डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल, या डायमीटर की जगह आप रेडियस का रेशियो भी लिख सकते हो, माइनस का डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो ये होता है पॉइजन्स रेशियो, है ना।
अब रिलेशन विद स्प्रिंग, अब देखो ना अपन रिलेशन यंग्स मॉड्यूलस और स्प्रिंग कांस्टेंट की रिलेशन निकाल सकते हैं आगे। यहाँ पे इन सारी चीजों की, ये पूरा थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे किसी की डेरिवेशन नहीं है ड्यू टू रैपिड रिविजन। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलेशन विद स्प्रिंग यानी जो के है ना वो होता है अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस लिखना हो ना, स्प्रिंग कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस आप लिख सकते हो वाई ए अपॉन एल, जहां पे वाई यंग्स मॉड्यूलस, ए यानी एरिया, एल यानी लेंथ। तो के को आपने यानी अपना स्प्रिंग कांस्टेंट को आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स में आपने के को लिख दिया। यू, अब यहाँ पे यू का भी फॉर्मूला होता है विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और यू बाय वी निकालना चाहे तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इनकी किसी की डेरिवेशन नहीं ड्यू टू रैपिड रिविजन। बट यहाँ पे मैं आपको उसका मीनिंग समझा देता हूँ। यू होता है अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे कहीं पे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यू बाय वी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर था इसलिए जल्दी से हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।